हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 18 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 18 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके कंप्यूटर और साइंस के 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 18 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आओ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 में कितने लोगों को मिला है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 में 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। 12 इसका राइट आंसर था। मैं आपको बता देता हूं कि कल आपके एग्जाम में अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है 2021 में। तो अर्जुन अवार्ड 35 लोगों को मिला है, जो इसका राइट आंसर था। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। खेल जगत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और कोच को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, 10 को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 5 को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो आपने इन सभी पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन चिपकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ है। तो हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, वो 7 चरणों में हुए थे। 7 इसका राइट आंसर था। और जो यूपी के मुख्यमंत्री है वो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सेला एक छड़ी नृत्य है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सरगुजा, छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों के लोगों के बीच प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर था। आपके ऑप्शन में या तो इनमें से कोई एक दे रखा होगा या फिर दोनों दे रखे होंगे। तो आप स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में सड़क और परिवहन मंत्री कौन थे। तो 2021 में सड़क और परिवहन मंत्री जो थे वो नितिन गडकरी जी थे। वर्तमान में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ही हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नव वर्ष में मलयालम में किस देव की पूजा होती है। विशु विशुकणी को मलयालम का न्यू ईयर कहा जाता है। इस दिन लोग मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन कर नए साल का पहला दिन शुरू करते हैं। तो किस देवता की पूजा होती है। तो विष्णु की पूजा होती है जी, विष्णु इसका राइट आंसर था। या फिर आपके ऑप्शन में विशु या विशुकणी दे रखा होगा, ये भी इसका राइट आंसर था। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था, क्योंकि ये दोनों ही इसके राइट आंसर है, विशु या विशुकणी या फिर विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ जूते हुए खेत मिले हैं। तो कालीबंगन में जूते हुए खेत मिले थे, जो कि इसका राइट आंसर था। आपने इसको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्रवण सिंह समिति ने किस चीज़ से संबंधित है। श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था, जिसको आपके पार्ट या भाग 4A में रखा गया है। और इसका आर्टिकल अनुच्छेद है 51 है, ये भी आपने याद रखना है। प्रारंभ में जो आपके मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आपके मौलिक कर्तव्य में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। अब आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो मौलिक कर्तव्य था, आपने इसको टिक करना था।
एक क्वेश्चन पूछा गया है सोनालिका की सेना से संबंधित है। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, पूछा गया होगा सोनालिका किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सोनालिका कल्याण, सोना, गिरिजा और सोनालिका गेहूं की किस्में हैं। तो गेहूं इसका राइट आंसर था, आपने इसको टिक करना था। ये किस्में भी आपने याद कर लेना है कि कल्याण, सोना, गिरिजा ये सब गेहूं की ही किस्में हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया पंजाब और हरियाणा की कौन सी फसल जो उड़ीसा में निर्यात की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मेरे को एक्यूरेट नहीं पता चला कि ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है। अगर आपको पता है तो स्टूडेंट इसका कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। 1857 के विद्रोह की स्मृति में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र गदर से इसका नाम लिया गया। इसकी स्थापना सोहन सिंह बकाना और लाला हरदयाल ने की थी। तो इसका सोहन सिंह बकाना और लाला हरदयाल सिंह राइट आंसर था। ये आपके ऑप्शन में दे रखे होंगे, आपने इनको टिक करना था। जिसका उद्देश्य शास्त्र संघर्ष के माध्यम से अपनी वैश्विक महाशक्ति से छुटकारा पाना और उपमहाद्वीप पर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना था। ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था सोहन सिंह बकाना और लाला हरदयाल था। एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे। कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका राइट आंसर था। आपके ऑप्शन में ये दे रखा था, आपने इसको टिक करना था। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कुछ और भी जानकारी दे देते हैं आपको। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया था। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। इस एक्ट में ये सब मुख्य पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेपो रेट किसे कहते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। ये इसका राइट आंसर था। रेपो रेट में आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। ये इसका राइट आंसर था, आपने इसको टिक करना था। रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता नेक्स्ट शिफ्ट में इससे क्वेश्चन चिपक जाए आपके एग्जाम में। रिवर्स रेपो दर वह है जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं और बदले में ब्याज अर्जित करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है। अगर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुरू में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो आपसे प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी गई थी। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो 7 इसका राइट आंसर था। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकार को कौन कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। समानता का अधिकार जो कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और छठा जो आपका मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन 32 से 35 आर्टिकल तक दे रखा है। और जो आपका 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक के अधिकार से हटा दिया गया। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार है, ये भी आपने याद रखना है।
तो स्टूडेंट्स अब हम आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भरिया जनजाति किस राज्य की है? भरिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर था। आपके ऑप्शन में या तो ये दोनों दे रखे होंगे या फिर इनमें से एक दे रखा होगा, तो आपने इसको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 92 सीट जीती है, जो कि इसका राइट आंसर था। और पंजाब में कांग्रेस को पार्टी को केवल 18 सीटें मिली है, ये भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली चलो नारा किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, जो कि इसका राइट आंसर था। आपने इसको टिक करना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया 5 जुलाई 1943 को। सन भी आप याद कर लेना, इससे भी आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन चिपक सकते हैं। नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। ये दो नारे भी आपने याद कर लेने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। तो आपके ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग दे रखा होगा, ये इसका राइट आंसर था। या फिर आपके ऑप्शन में महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर ये दे रखे होंगे। तो ये तीनों ने आपकी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जो कि इसके राइट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का बजट राशि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल आपका 1951 से 1956 तक था, जिसके अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और यह पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि में कुल 2378 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। 2378 इसका राइट आंसर था। और इस योजनावास में केवल 1960 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए। कुल व्यय का 44.6% व्यय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया था। इस योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी दी है, ये भी आपने याद कर लेनी है, क्योंकि आपके किसी एग्जाम में इस पंचवर्षीय योजना से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें आपका बजट पूछ लिया, किसी में आपका अध्यक्ष पूछ लेंगे, किसी पे पूछ लेंगे यह पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो जैसे कि इसका राइट आंसर था कृषि। हैरोल्ड कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये सब। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, गोवा में कौन से नंबर की विधानसभा बनी? तो जो कि वर्तमान में गोवा में स्वतंत्र होने के बाद जब गोवा राज्य बना था, तो वह अब तक 7वीं विधानसभा है। और ये भी याद रखना है, गोवा विधानसभा भारत के राज्य गोवा की एक सदनीय विधायिका है। इसमें 40 सदस्य होते हैं। जो सदन का नेता या मुख्यमंत्री होते हैं वो वर्तमान में वहाँ पर प्रमोद सावंत जी हैं, जो कि आपके भाजपा पार्टी बीजेपी से हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कुमायूं हिमालय कौन सी नदी के बीच है? कुमायूं हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 अक्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है।
तो सतलुज नदी से काली नदी के बीच इसका राइट आंसर था। यह आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, ये आपने टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिवेणी नहर परियोजना किस राज्य में है? त्रिवेणी नहर परियोजना आपकी बिहार राज्य में है, जो बिहार इसका राइट आंसर था। बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। तो बिहार आपके ऑप्शन में दे रखा था, आपने इसको टिक करना था। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी दे देते हैं। इसे 1979 में शुरू किया गया था। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। यह मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में स्थित है। यह काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है, जो नेपाल की उच्च हिमालयी सीमा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बजट कौन से तारीख को प्रस्तुत होता है? तो हम सबको पता है कि बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। अगर आपके ऑप्शन में वर्तमान में पूछा गया होगा कि अब किस तारीख को प्रस्तुत होता है, तो इसका राइट आंसर था 1 फरवरी। जो अब बजट को पेश कर रहे हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। ये भी आपने याद रखना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 11 बजे संसद में बजट पेश किया था। आज़ादी के 69 साल बाद तक बजट फरवरी की आखिरी तारीख को पेश किया जाता था, लेकिन 5 साल पहले मोदी की जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बजट को 1 फरवरी से पेश करना शुरू कर दिया था। तो अगर आपके एग्ज़ाम में वर्तमान का पूछा गया होगा तो 1 फरवरी था, और आपका पहले पूछा गया होगा मोदी गवर्नमेंट से पहले, तो इसका फरवरी की आखिरी जो तारीख होती है वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो स्टूडेंट्स, आज आपकी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 थी, और अब सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपके पेपर में, तो उनमें से आप एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था, आपने उसको टिक करना था। मैं आपको बता देता हूं कि 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यह सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था, और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, और आर्टिकल 51A में इसका वर्णन है, और भाग आपके 4A में रखा गया है। ये सब पॉइंट आपने याद करने हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन चिपक रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। तो बाबर के युद्ध की एक ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया। अब इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। 26 में पानी पिया, इसका मतलब है 26 जो कि 1526 में बाबर का युद्ध हुआ था, वो पानीपत का युद्ध था। और 27 में खाना खाया, खाना खाने का मतलब है कि आपका खानवा का युद्ध। और 28 में चल दिया का मतलब है कि चंदेरी का युद्ध 1528 में। और फिर लास्ट वाला है 29 में घर गया, घर का मतलब है आपका घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया था, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। सेकंड युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इसमें बाबर की जीत हुई थी। ये जो मैं युद्ध आपको बता रहा हूँ ये सभी आपने रट लेने हैं, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन बन सकता है।
हर जो युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि 29 मार्च 1528 में हुआ था। यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट युद्ध था बाबर का घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया था। यह युद्ध महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों तथा बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें महमूद लोदी की हार हुई तथा बाबर की जीत हुई और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। स्टूडेंट्स, ये वो आपके क्वेश्चन थे जो आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की परीक्षा में। तो स्टूडेंट्स, आपके कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।